नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त, जहां विनोद वर्मा सीएम के राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सीडी कांड से चर्चा में आए थे विनोद वर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएम के 4 सलाहकारों की नियुक्ति की है। कांग्रेस नेता और पूर्व पत्रकार रुचिर गर्ग सीएम के मीडिया सलाहकार बने हैं। राजेश तिवारी सीएम के संसदीय सलाहकार होंगे, तो प्रदीप शर्मा सीएम के ग्रामीण विकास एवं कृषि सलाहकार बने हैं। तो 4 सलाहकारों की नियुक्ति की गई है सीएम के। विनोद वर्मा, जो कि सीडी कांड से चर्चा में आए थे, वो सीएम के राजनीतिक सलाहकार बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 सलाहकारों की नियुक्ति की है। कांग्रेस नेता और पूर्व पत्रकार रुचिर गर्ग सीएम के मीडिया सलाहकार होंगे। राजेश तिवारी सीएम के संसदीय सलाहकार बने हैं। प्रदीप शर्मा सीएम के ग्रामीण विकास एवं कृषि सलाहकार बने हैं। ममता हमारी सहयोगी जुड़ रही है इस खबर पर। ममता, 4 सलाहकारों की नियुक्ति और विनोद वर्मा राजनीतिक सलाहकार बनाए गए हैं, क्या आदेश जारी हुआ है? देखिए, विनोद वर्मा राजनीतिक सलाहकार बनाए गए हैं। काफ़ी बड़े पत्रकार रहे हैं और बीबीसी के लिए लंबे समय तक काम कर चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही पिछले 3 सालों से वो कांग्रेस का जो सोशल मीडिया जो है सारा कुछ देख रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और अगर हम बात करें तो सीडी कांड में भी जो है उन पर एक तरह से कहें कि उन पर सिकंजा कसा था, लेकिन अभी वो जमानत पर है और वो राजनीति सलाह देंगे उन्हें। और साथ ही अगर हम बात करें तो विनोद वर्मा ने काफ़ी जो है ज़मीनी जो है रूट, अगर हम बात करें तो रूट प्लान तैयार किया था। आज जो कांग्रेस इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आई है, तो विनोद वर्मा को काफ़ी अनुभव था और यही वजह है कि अब उन्हें राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। रुचिर गर्ग की बात करें तो वो काफ़ी बड़े पत्रकार रहे हैं और ईमानदार पत्रकारों में गिने जाते हैं। राज्य ने बल्कि देश के बेहतरीन पत्रकारों में गिने जाते हैं। पत्रकारिता छोड़कर वो कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश लिया था और उन्हें मीडिया सलाहकार बनाया गया है। और इसके साथ ही प्रदीप शर्मा की अगर हम बात करें तो ग्रामीण, अगर हम बात करें, कई बार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पीसीसी अध्यक्ष थे तो कई बार उनकी तारीफ कर चुके थे और उन्होंने ये भी कहा था कि ग्रामीण, अगर हम बात करें तो स्तर पर उनकी काफ़ी जानकारी है कृषि के क्षेत्र में, और तो उन्हें जो है ग्रामीण एवं कृषि सलाहकार बनाया गया है। और राजेश तिवारी जो हैं वो लंबे समय से कांग्रेस के, अगर हम बात करें तो अगर बस्तर में जो बड़ी जीत हुई है उसमें एक अहम भूमिका उनकी भी मानी जा सकती है। लंबे समय से विधायकों के लिए उन्होंने काम किया है, सारी एक जानकारी उन्होंने रखी है, संगठन के लिए काम किया और प्रदेश के महामंत्री भी हैं। तो ये 4 सलाहकार नियुक्त किए गए हैं अभिषेक, और कोशिश की गई है कि हर पहलू, अगर हम बात करें तो चाहे मीडिया की तरफ से इनपुट लेने की बात हो तो रुचिर गर्ग एक बेहतर विकल्प थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। और बिल्कुल ममता, और वो शामिल हुए थे कांग्रेस में, तब चर्चाएं भी थी कि एक बड़े कद्दावर मंत्री के खिलाफ उस समय के उनके खिलाफ उनको उतारने की तैयारी भी थी। हालांकि बाद में बात बनी नहीं। फिलहाल मीडिया सलाहकार के तौर पर वो सलाह देंगे अब। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए बेहद, एक तरह से हम कहें तो एक बेहतर जो नाम है वो रुचिर गर्ग का है मीडिया सलाहकार के रूप में, क्योंकि लंबे समय से वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें तो पहला अगर पत्रकार जो नक्सलियों के बीच में जिन्होंने रिपोर्टिंग की हुई थी, और इसके साथ ही पत्रकारिता को लेकर उन्होंने एक नए जो है एक कहें कि एक बड़ा आयाम उन्होंने स्थापित किया था। और इसके साथ ही वो कांग्रेस में जब आए थे तो ये भी माना जा रहा है कि उनकी जो सलाह है रोकेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, 4 सलाहकार नियुक्त हुए हैं, कोई टिप्पणी आपकी? जी मैडम, 4 सलाहकार सीएम के नियुक्त हुए हैं, नाम आपको पता चली गए होंगे। विनोद वर्मा आपको बता दें राजनीतिक सलाहकार हैं, रुचिर गर्ग मीडिया सलाहकार है। आपकी तरफ से कोई टिप्पणी बीजेपी की तरफ से? देखिए, विशुद्ध रूप से बीजेपी के टिप्पणी करने का कोई विषय नहीं है, लेकिन विनोद वर्मा की बातचीत में करूं तो विनोद वर्मा जी और उस सीडी प्रकरण के संबंध में जैसे नाम आए थे, तमाम प्रकार के विषय बने हैं, तो मुझे लगता है ये प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता ये सब चीजें देख रही है। तो मुझे लगता है कि इंतजार करने की आवश्यकता है। अभी मुख्यमंत्री जी का ये अपना निजी फैसला है और सब चीजें, अभी जो सीडी कांड की चीजें हैं, सब चीजें अभी जीवित हैं, कोर्ट में मामले चल रहे हैं, तमाम प्रकार के विषय। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें प्रदेश की जनता देख रही है। नहीं, प्रदेश की जनता देख रही है और ये सीएम का निजी निर्णय है, इसमें सही बात है, पर आपकी बीजेपी क्या सोचती है इस पर?
नहीं देखिए, हमें कहीं कोई मामला नहीं है। आज उनको लोकतंत्र का मामला है। आज उनको जनादेश मिला है, जनादेश के तहत तो सरकार चला है। लोगों की हमारी अभी तो विशुद्ध रूप से प्राथमिकता ये है कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादे किए हैं, उन वादों पर हमारा विशेष रूप से ध्यान है। इस तरह की पॉलिटिक्स पर जो हम शुरू से कह रहे हैं कि सीडी से लेकर तमाम प्रकार के इस तरह की विषयों पर बहुत ज्यादा बीजेपी का लेना देना नहीं है। हमारी सीधी मंशा है कि आम जनता के काम होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए। क्योंकि चुनाव से पहले लेना देना था, इसलिए सवाल आपसे हम कर रहे हैं। नहीं, काफी लेना देना था विनोद वर्मा जी। मैंने शुरू में कहा वो प्रकरण आज भी है। मैंने इस बात को कहा, कोट किया है कि जो भी चीजें सीडी कांड की चीजें हैं, आज कोई उससे भरी नहीं हुआ है मामला। तो विशुद्ध रूप से ये तो उनको सोचने का विषय है। ये उनकी सोच हो सकती, सोच नहीं है। हमारे हिसाब से सब चीजें सही नहीं है और प्रदेश की जनता तो बहुत करीब से देख रही है इन सब चीजों को। बिल्कुल संजय जी, हम वही बोलना चाह रहे थे कि आप लोगों ने एक समय इनको आरोपी बनाया था और कोर्ट में भी पेश किया था, जेल भी जाना पड़ा था। अब सीएम के सलाहकार के तौर पर अब वो काम करेंगे। देखिए, सीबीआई के न्यायालय का मामला है और जब न्यायालय में जब चार्जशीटेड है और तमाम प्रकार के विषय, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद यदि वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको सलाहकार बनाए, तो मुझे लगता है ये सब चीजें तो कांग्रेस में चलेंगी। और विशुद्ध रूप से न्यायालयीन के अंतर्गत अभी विचाराधीन है ये सब चीजें, तो इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। न्यायालय इसको संज्ञान में लेगा। लेकिन हम जनता की अदालत में जानते हैं, बीजेपी की सरकार भी 15 साल काम करी है। कांग्रेस क्या क्या कर रही है ये सब चीजें प्रदेश की जनता देखेगी जी बहुत करीब से, और इस पे फैसले आने वाले समय में आएंगे। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया। श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक है, भाजपा के दिग्गज नेता हैं। सुंदरानी जी, जिनको आप लोगों ने आरोपी बनाया था, सीएम के सलाहकार बन गए हैं वो अब। देखिए, ये उनका विशेषाधिकार है। आरोपी हो या जिसको भी वो बनाए, उनके विशेषाधिकार का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अधिकार है, वो किसे सलाहकार बनाते हैं। अब ये तय करना जनता का काम है। और नहीं सुंदरानी जी, विशेषाधिकार उनका है सीएम का, इससे किसी को इनकार नहीं है। हम आपसे आपके पक्ष की टिप्पणी जानना चाहते हैं। एक समय आप लोगों ने आरोपी बनाया था। नहीं, हम लोगों ने आरोपी नहीं बनाया। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, एक कानून की प्रक्रिया है, उसमें वो सरकार ने आरोपी बनाया, निश्चित रूप से बनाया। और वो आरोपी है नहीं है, न्यायपालिका का क्या फैसला आता है वो तो न्यायपालिका पे निर्भर करता है। लेकिन आज अगर उनको सलाहकार बनाया मुख्यमंत्री जी ने, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और जब तक कोई सजा न किसी को मिले तब तक आरोप तो लगते ही है, राजनीतिक जीवन में लगते हैं, लगे हैं जी। सुंदरानी जी, अब वो धार, वो दबंगई नहीं नजर आ रही जो आप लोग पहले जितनी तेजी के साथ कह दिया करते थे कि ये आरोपी हैं और इन्होंने गलत काम किया है। अब आप कानून का हवाला दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मामला न्यायालय में है ना, विचाराधीन मामला है। आज हम कैसे न्यायालय में तो पहले भी मामला था, उसके बावजूद आप लोग बढ़ चढ़कर मंचों से भी आरोप लगाते थे। हमने हमेशा इस बात को कहा है कि वो आरोपी है, आरोपी है। आरोप तो ऐसा है जब तक अदालत से कोई निर्णय न हो जाए। सुंदरानी जी, कोर्ट में तो पहले भी मामला था, उसके बावजूद आप लोग बढ़ चढ़कर आरोप लगाते थे, वही मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे विधायक होंगे, बहुत सारे मंत्री होंगे, बहुत सारे राजनीतिक लोग होंगे जिनके ऊपर आरोप रहते हैं, बड़े बड़े संगीन आरोप रहते हैं, लेकिन वे चुन लिए जाते हैं। सुंदरानी जी, वही हम कह रहे हैं कि आरोप कोर्ट में तो पहले भी ये मामला था, लेकिन तब आप लोगों के सुर कुछ और हुआ करते थे। नहीं, आज भी हमारा रुख वही है। हमारा, आप कभी भी बता दीजिए, हमने व्यक्तिगत रूप से किसी को टारगेट किया हो, कभी भी एक भी हमारा डिबेट का कोई अंश दिखा दीजिए हमने किसी के ऊपर। जी, कई बार सीधे तौर पर आप लोगों ने हमला बोला है। नहीं, देखिए, मेरा तो जहां तक मामला मानना रहता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का मामला नहीं बोलता। अगर कोई आरोप, शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश जी, विनोद वर्मा जी सलाहकार नियुक्त हुए हैं। हालांकि अब जो बात हो रही है प्रवक्ताओं से भाजपा के, उनका कहना है कानून अपना काम करेगा या कोर्ट में मामला है, वो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे। विनोद वर्मा जी ने जिस तरीके से कांग्रेस के सोशल मीडिया के काम को, जिस तरीके से प्रशिक्षण के काम को जो भूमिका निभाई,
और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसीलिए उनको निशाना बनाया। आपका कॉल होल्ड पर। जनता की अदालत का आदेश आ गया है और अब इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़ चढ़कर, हालांकि पहले आरोप लगाए गए थे, घेरेबंदी भी हुई थी, अब हालांकि उनका कहना है कि उनका विशेषाधिकार है। निश्चित रूप से, और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का व्यापक रूप से स्वागत हो रहा है। बिल्कुल, इस क्या आपको लग रहा है कि अब रुख थोड़ा सा नरम पड़ा है बीजेपी का? किसके प्रति? विनोद वर्मा जी की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर। पहले काफी बढ़ चढ़कर हमला किया जाता था। नहीं, देखिए, नरमाई की बात नहीं है। विनोद वर्मा जी ने अपनी राजनीतिक क्षमता को और कौशल को सिद्ध किया है। जिस तरीके से प्रशिक्षण के काम को उन्होंने संभाला, रमन का उल्टा चश्मा के नाम से जो एक बड़ा लोकप्रिय वीडियो बना, विनोद वर्मा जी ने बड़ी अहम भूमिका निभाई और उनका सम्मान किया गया है। इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विनोद वर्मा, आपको बता दें, राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सीडी कांड में एक समय इनका नाम बहुत बढ़ चढ़कर बीजेपी ने लिया था। वहां पर फिलहाल सीएम ने अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया और चुनाव में भी बड़ी अहम भूमिका विनोद वर्मा की रही है। एक सलाहकार के तौर पर लगातार वो कांग्रेस से जुड़े रहे और कांग्रेस की जो कैंपेनिंग है, खास तौर पर सोशल मीडिया की, उसको भी उन्होंने हैंडल किया था। और माना जा रहा है कि उसी का इनाम, उसी जो राजनीतिक कौशल, जैसा शैलेश नितिन त्रिवेदी भी बोल रहे थे, उनके राजनीतिक जो कौशल था, जिस बढ़िया तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की चुनाव के दौरान, उसी को देखते हुए ये उनको इनाम दिया गया है। भोपाल से खबर इस वक्त, जहां सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगाई है। कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। कैदी का नाम संतोष सिंह राजपूत है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मृतक मंडीदीप का रहने वाला था। संतोष, गांधीनगर पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो संतोष सिंह राजपूत नाम का कैदी है जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। कैदी का नाम संतोष सिंह राजपूत है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा ये मृतक काट रहा था। मंडीदीप का रहने वाला था ये। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कैदी का नाम संतोष सिंह राजपूत है। हत्या के मामले में ये आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मंडीदीप का ये रहने वाला था। गांधीनगर पुलिस जांच कर रही है। तो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है कैदी संतोष सिंह राजपूत। इसने खुदकुशी कर ली है। सेंट्रल जेल में ही फांसी लगाकर इसने आत्महत्या कर ली है। गांधीनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंडीदीप का ये रहने वाला बताया जा रहा है। सेंट्रल जेल भोपाल में कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। तो कैदी का नाम संतोष सिंह राजपूत बताया गया है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, सेंट्रल जेल के अंदर कैसे कैदी ने फांसी लगा ली? जी बिल्कुल अभिषेक, एक बड़ी लापरवाही भोपाल सेंट्रल जेल प्रबंधन की सामने आई है, अधिकारी कर्मचारियों की सामने आई है, क्योंकि जो कैदी था वो करीब हत्या के मामले में 6 साल की सजा काट चुका था और जेल प्रबंधन के जो ऑफिस का काम है वो देखता था और उसका भाई भी हत्या के आरोप में जो है वो जेल के अंदर बंद था। बताया जा रहा है कि जेल में जब कैदी बाहर दोपहर के समय धूप ले रहे थे, उसी दौरान ये बैरक में गया और बैरक में जो बाथरूम रहती है उससे अपने तौलिए से इसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन जरूर आज जेल पहुंचे थे, लेकिन किसी तरीके का कारण अभी सामने निकल के नहीं आ रहा है। जेल प्रबंधन की तरफ से जरूर ये कहा गया है कि अभी किसी तरीके का कारण जो है उनके समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच फिलहाल हो रही है और भोपाल पुलिस भी, जो गांधीनगर थाना है, वो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस पूरे मामले में जेल मुख्यालय में कोई भी रिपोर्ट दी गई है भोपाल सेंट्रल जेल अधीक्षक के द्वारा। कल तक संभवतः इस पूरे मामले में लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।
आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ मंत्रिमंडल का 22 या 23 दिसंबर को गठन हो सकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें इसकी जानकारी दी। नए विधायकों का शपथ ग्रहण 7 जनवरी को होगा। इसके साथ ही कमलनाथ ने साफ किया कि पहली बार जीत कर आए विधायकों को मंत्रिमंडल में प्राथमिकता नहीं मिलेगी। इसके अलावा एसपी और बीएसपी के विधायकों को भी जगह नहीं मिल सकती है। सीएम कमलनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कमलनाथ दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वो संभावित मंत्रियों की सूची लेकर जा रहे हैं। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा होगी और उसके बाद नाम फाइनल किए जाएंगे। राज्यपाल जी का उद्बोधन होगा, ये उन्होंने स्वीकार किया है। तो यही अब हमारी नई विधानसभा 7 तारीख को शुरू होगी। 7 को शपथ होगी? 7 की पूरा दिन तो शपथ में जाएगा जी। तो 8 तारीख को लगभग दोपहर को राज्यपाल जी का उद्बोधन होगा। ये बात तो जरूर है कि पहली दफे जो चुन के आए हैं उनको हम कोई प्राथमिकता नहीं देंगे मंत्रिमंडल में। जी। जो पहली दफे चुन के आए हैं जी, उनको अभी सब विधानसभा समझनी है, उन्हें बहुत कुछ समझना है। मकरंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। मकरंद, मंत्रिमंडल का गठन कब होगा ये तो सीएम ने बता दिया, किस तरीके का होगा ये भी एक संकेत दिया है कि पहली बार जो चुनकर आएगा प्राथमिकता नहीं मिलेगी। तो उसके अलावा एसपी बीएसपी को भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए बिल्कुल, कमलनाथ ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद तमाम मीडिया से मुखातिब होते हुए कमलनाथ ने कहा कि 7 तारीख को तमाम जो नए विधायक हैं वो शपथ लेंगे और सेशन भी शुरू होगा। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र होगा और इसमें तमाम फैसले लिए जाएंगे। उससे पहले कैबिनेट की बैठक होना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, नियमों की अगर नियमों का हवाला दें। और उससे पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर अभी तारीख तो फिक्स नहीं कही जा सकती, लेकिन चूंकि 24 तारीख से राज्यपाल छुट्टी पर जा रही हैं 29 तारीख तक, तो माना यह जा रहा है कि दिल्ली में जाकर कमलनाथ चूंकि रवाना हो चुके हैं। कल दिल्ली में राहुल गांधी और ए.के. एंटोनी से भी मुलाकात होगी, तो जाहिर है कि मंत्रिमंडल के नामों पर चर्चा हो जाएगी और बहुत मुमकिन है कि 23 या 24 तारीख को नए मंत्रिमंडल की शक्ल जो है वो सामने आ जाए। अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि 7 तारीख में वक्त है, इसीलिए 29 तारीख के बाद भी ये फैसला हो सकता है, यानी कि फैसला अभी टल सकता है मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी मंत्रिमंडल के नामों को लेकर है। बहुत सारे गुट हैं, बहुत सारे चेहरे हैं कांग्रेस में जो छत्रप हैं और अपने अपने लोगों को मंत्रिमंडल में सेट करना चाहते हैं। वरिष्ठ अगर मंत्रियों की बात करें जैसे सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, बाला बच्चन, इस तरह के जो वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर गोविंद सिंह, इस तरह के वरिष्ठ नेताओं को जाहिर है कि जगह मिल जाएगी मंत्रिमंडल में। लेकिन जो सेकंड लाइन होगी, जो 2 बार या 3 बार के विधायक हैं, उनको लेकर एक कश्मकश है कि उनको किस तरह का मंत्रिमंडल दिया जाएगा। और पहली बार जो चुनकर के आए हैं, जाहिर है कि उनको पहली बार में मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिलेगा, ये कमलनाथ ने साफ कर दिया है। तारीखों को लेकर अभी संदेह और तारीखें तब स्पष्ट हो जाएंगी जब दिल्ली में कमलनाथ राहुल गांधी और ए.के. एंटोनी से मुलाकात कर लेंगे और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण या मंत्रिमंडल का चेहरा कब स्पष्ट होगा। लेकिन 7 तारीख को नए विधायक शपथ लेंगे, तय है। मकरंद, सीएम तो रवाना हुए हैं, वहां पर राहुल गांधी के साथ मुलाकात होगी, क्या उस समय प्रदेश के और भी छत्रप दिग्गज नेता मौजूद होंगे? देखिए, इस समय दिग्विजय सिंह दिल्ली में ही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली में ही हैं और साथ साथ कमलनाथ भी अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। जाहिर है कि ये जो बैठक होनी है, ये अहम बैठक इस वजह से भी है क्योंकि तीनों प्रमुख चेहरे जिनके विधायक इस समय विधानसभा का रुख कर रहे हैं, यानी 114 विधायकों में जो ज़्यादातर विधायक हैं वो माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह गुट के हैं, ज़्यादातर कुछ कमलनाथ गुट के हैं और बाकी बचे हुए सिंधिया गुट के हैं। तो ये सारे लोग जब एक जगह एक साथ मौजूद है तो जाहिर है मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होनी लाजमी है। और अगर बात की जाए कि दिल्ली में बैठक क्यों, तो हमने देखा कि जब टिकटों का वितरण हुआ था तब सारा मंथन दिल्ली में बैठ करके हुआ। दिल्ली में बैठ करके मंथन होना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिहाज से क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाती है तो अलग अलग नेता आकर मिलते हैं, अलग अलग लोग चर्चा करते हैं।
वहां पर तीनों नेता और ए के एंटोनी और प्रभारी साथ में बैठकर तुरंत फैसला लेकर राहुल गांधी से मुलाकात करके फैसला ले सकते हैं। तो जाहिर है सबके लिए वक्त मुकर्रर है, क्योंकि जानकारी ये भी आ रही थी कि रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच रहे, तो वहां पर भी कुछ मसले हैं जिनको लेकर के चर्चा होगी। तो ऐसे बहुत सारे टाइमिंग्स हैं जिनको समय कम है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे काम करने वहां पर बाकी हैं और ये एक अहम काम है मकरंद, वाकई माथापच्ची तो करनी पड़ेगी, लिस्ट फाइनल करनी है। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर, खाद की कमी ने चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग के अफसरों के साथ कमलनाथ की मैराथन चर्चा हुई है। सरकार बदलने के बाद खाद की सप्लाई बाधित हुई है। प्रदेश के कई जिलों में खाद की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके बाद खाद की कमी ने चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग के अफसरों के साथ कमलनाथ ने मैराथन चर्चा हुई है। सरकार बदली है तो खाद की सप्लाई भी बाधित हुई है और कई जिलों में खाद की आपूर्ति बाधित हो गई है। तो सीएम कमलनाथ ने मैराथन चर्चा की है अधिकारियों के साथ इस मसले पर। जशपुर से अगली खबर, जहां पेट्रोल पंप पर लूट हुई है, बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की है। सुकरापारा इलाके की घटना है, पुलिस जांच कर रही है। जशपुर से खबर, बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की है। सुकरापारा इलाके की घटना, पुलिस जांच में जुटी। पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। जशपुर की एक घटना है जहां पर पेट्रोल पंप में लूट हुई है। बाइक सवार थे जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com। हमारा फेसबुक पेज है news18mp, ट्विटर हैंडल @news18mp, यूट्यूब चैनल है news18mp छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की खबरें देखने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com। फेसबुक पेज है news18cg, ट्विटर हैंडल है @news18cg और यूट्यूब चैनल है news18mp छत्तीसगढ़। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सफर लगातार जारी।